हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। और एक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में से तो वो मुझे मैसेज या कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अभी इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। तो इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर। अभी हमारे अभी मैं आपको बताऊं तो हमारे भी 2 लेक्चर और लगने वाले हैं इस चैप्टर में। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो एक फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है और एक एनविटीज का कॉन्सेप्ट है, उनकी कैलकुलेशन है। तो आज हम फ्यूचर वैल्यू की बात करके चलेंगे और फ्यूचर वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एनविटीज का कॉन्सेप्ट भी करेंगे और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं एनविटीज का वो भी आज हम सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक पे, उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, किसी कैश फ्लो का और किसी एनविटीज का। तो आज जो हमारा रहेगा फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर वैल्यू क्या चीज होती है, एनविटी क्या चीज होती है और एनविटीज का फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसके साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनविटीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आज है ध्यान से देखेंगे वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, चाहे फ्यूचर वैल्यू हम किसी सम का निकालना चाहे, हम फ्यूचर वैल्यू किसी कैश फ्लो का निकालना चाहे, हम फ्यूचर वैल्यू किसी एनविटी का निकालना चाहे, ठीक है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। हमने बेस ऑलरेडी पढ़ी हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब हमने शुरू किया था हमने पढ़ा हुआ था कि अभी हमारे पास जो पैसा है और फ्यूचर में हमारे पास जो पैसा है वो इक्वल नहीं होता। तो फ्यूचर वैल्यू उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए कि मैंने आज टुडे यहां पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसकी कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है मेरी एनुअली, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास जो ये आज का 100 रुपए है 3 साल बाद, आफ्टर एंड ऑफ 3 इयर्स, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए, ये 3 साल हो गए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस 100 रुपए की वैल्यू या ये 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू होगा। तो हमें पता ही हम कैसे कर पाएंगे, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अमाउंट इज इक्वल P1 प्लस RN। ये हमने स्टडी किया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 108 का हमारा रेट है, 8% रेट है और 3 साल बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 125 रुपीज 97 पैसा। ये हमारे पास आ जाता है, हाँ, 125.97। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 126 रुपीज ले लेता हूँ। तो इस चीज से हम क्या समझे कि मेरे पास जो ये 100 रुपीज है, मेरे पास जो है 100 रुपीज है, इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि आज से 3 साल बाद इस 100 रुपीज की क्या वैल्यू होगी अगर ये 8% रेट पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू होगी 126 रुपीज। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया जाए 8% पे 3 साल, तो इस 100 रुपीज की फ्यूचर वैल्यू जो है वो 126 रुपीज है। यानी 100 रुपए जो मेरे पास आज है, अगर ये मार्केट में 8 रुपीज पे इन्वेस्ट हो रहा है तो एन जो मेरे पास टाइम है, उस एन टाइम के बाद इसकी वैल्यू 126 रुपीज है। तो अगर आप इसको देखिए गौर से तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही हमने यूज किया, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या है कि इस 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू आज से 3 साल बाद 126 रुपए है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट मेरी है 2 साल के लिए, 1 साल और ये 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फैच कर रही है इन्वेस्टमेंट वो है 12%। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस 1000 रुपीज जो मेरे पास आज 1000 रुपीज है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 साल बाद कितनी होगी, इसकी वैल्यू 2 साल बाद
कितनी होगी, यानी इस 1000 रुपीज की अगर 12% पे इन्वेस्ट किया जाए, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000 एट द रेट 12% इंटरेस्ट फॉर 2 years क्या होगी। तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता ही है 1000 1.12 स्क्वायर। ठीक है, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास आ जाता है 1254। तो कोई नई चीज नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो किसी भी सम का फ्यूचर वैल्यू, किसी भी सम या एक सिंगल कैश फ्लो में बोलूं, एक सिंगल कैश फ्लो अगर मैं बोलूं, इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होता है कि उस कैश फ्लो का क्या अमाउंट बनेगा, यानी वो कैश फ्लो प्लस इंटरेस्ट, कैश फ्लो प्लस इंटरेस्ट आफ्टर एन पीरियड, यानी एन टाइम के बाद उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इसको हम बोलते हैं अपने पास फ्यूचर वैल्यू, इस कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू। अब इस फ्यूचर वैल्यू का क्या यूजेज है एक सिंगल कैश फ्लो के केस में, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप फ्यूचर वैल्यू को अच्छे से समझ पाए। सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई गोल है, सपोज मेरा गोल ये है कि सपोज मेरा ये गोल है कि आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मुझे एक कार परचेज करनी है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू मेरे पास उस टाइम पे होगी जब मुझे लेनी होगी से 8 लाख रुपए। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे पास अमाउंट, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, उसका जो रेट अभी चल रहा है, जिस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है वो है सपोज 8%। ठीक है, ठीक है, तो मुझे अभी कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना होगा, मुझे अभी इस पॉइंट पे आज की डेट में, क्योंकि मुझे मुझे गाड़ी खरीदनी है 5 साल बाद, मुझे आज की डेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो 5 साल बाद 8 लाख रुपए बन जाए। तो यहां पे मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट की। तो इस ऐसे केसेस में आपको ये फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे उसको 5 साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, 8% रेट चल रहा है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी यूटिलिटी क्या है फ्यूचर वैल्यू की, हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड टाइम पे, यानी जैसे मैंने इस एग्जांपल में बोला आज से 5 साल बाद, ऊपर बोला आज से 2 साल बाद, उससे ऊपर आज से 3 साल बाद, फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में सपोज हम x मान लेते, तो x की वैल्यू 8% रेट पे ये 5 साल के बाद 8 लाख रुपए बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और ये निकलता कैसे, आपको पता है कि आपने उस सिंगल कैश फ्लो में कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज करनी है और आपका कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे पास चलते हैं एनवीटी क्या चीज होती है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको एनवीटी में ही यूज होगा। एनवीटी क्या चीज होती है। ठीक है, अब सब लोगों को पता है कि हमारे जब भी कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक इक्वल फ्रीक्वेंसी पे एक कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आपको भी एग्जांपल दी एक सिंगल कैश फ्लो की, सपोज मेरा टारगेट है कि आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं एक हाउस खरीदना चाहता हूं, या आज से 10 साल बाद मैं एक प्लॉट खरीदना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक इक्वल फ्रीक्वेंसी पे सपोज से मंथली कुछ अमाउंट अपने पास साइड करूंगा। सपोज मंथली मैं 2 लाख या 20,000 रुपए रख लीजिए, मंथली में 20,000 रुपए किसी इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूं। ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो यहां पे आप देख लीजिए जो मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं वो इक्वल है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूं वो भी इक्वल है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे कैश फ्लोज है या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, आपके पास कोई कैश फ्लोज है और सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जो क्या है, विच आर इक्वल,
जो हमारे पास इक्वल अमाउंट के है, इक्वल, और जिनकी इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। तो ऐसे कैश फ्लोज को हम बोलते हैं एनवीटी। ठीक है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास अगर कैश फ्लोज की अमाउंट इक्वल है और उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी भी बराबर है तो वो हमारे पास कहलाता है एनवीटी। ठीक है, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं ईयर 1 में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं किसी चीज के लिए 1 लाख, ईयर 2 में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1 लाख, Y3 में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1 लाख, Y4 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1 लाख, Y5 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1 लाख। तो मेरे पास जो अमाउंट्स है, जो कैश फ्लोज है वो इक्वल है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल है, एक साल है। तो मेरे पास ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है ये कहलाएगी एनवीटी। ठीक है, ये कहलाएगी एनवीटी, एनवीटी। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि Y1 में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख है, Y2 में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 है, Y3 में मेरा इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, Y4 में वापस 1 लाख हो गया, Y5 में वापस 1 लाख हो गया। यहां पे आप देख लीजिए जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इक्वल है, वो तो 1 साल है, लेकिन जो कैश फ्लोज का वैल्यू है, जो कैश फ्लोज का अमाउंट है वो अनइक्वल है, वो अनइक्वल है। इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 महीने, लेकिन कैश फ्लोज की का जो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है। तो इस केस में ये एनवीटी नहीं है, इसको हम एनवीटी नहीं बोलते। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने सपोज ईयर 1 में कंट्रीब्यूट किया 1 लाख किसी चीज के लिए, ईयर 2 में मैंने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, इक्वल है। ईयर 3 में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, ईयर 4 में मैंने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख ही मान लीजिए, एंड ईयर 5 में मैंने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख। अब अगर हम यहां पे भी देख ले तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो सेम नहीं आ रही है, जबकि अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है, क्योंकि यहां पे गैप जो है 2 साल का है। तो इस केस में भी एनवीटी नहीं कहलाई जाती। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि जहां पे भी हमारे कैश फ्लोज या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज ऐसे हो जो वैल्यू में भी इक्वल हो, अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज भी इक्वल हो और उनकी इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो, जैसे हमने ये एग्जांपल ली। तो ऐसे डिपॉजिट्स को या ऐसी सीरीज को, ऐसे कैश फ्लोज को हम कहते हैं एनवीटी। ठीक है, ऐसे कैश फ्लोज को हम कहते हैं एनवीटी। अब एनवीटीज अगर आप देखें तो आपकी रियल लाइफ में एनवीटीज की आपको हजारों एग्जांपल अपने अराउंड मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप रियलाइज करें कि हम कितनी एनवीटीज करते हैं। बैंक में एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या चीज होती है? जहां पे बैंकर आपको बोलता है कि आप हर महीने की पहली तारीख को से 3,000 रुपए हमारे पास जमा करवा। ठीक है, हर महीने की फर्स्ट को 3,000 जमा करवा। तो ऐसे कर 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 करके हम अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ डिपॉजिट कर लेते हैं हर महीने की बिगिनिंग पे 3,000। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन अप्लाई करें कि हर महीने हम 3,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो ये आरडी जो है ये भी पार्ट ऑफ एनवीटी है। जो रेकरिंग डिपॉजिट है ये हमारे पास एनवीटी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया अमाउंट एक्स का। अब बैंक आपको बोल रहा है कि हर महीने आप इसकी इंस्टॉलमेंट भरो, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, जिसको हम EMIs बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या है कि जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो हर मंथ वो अमाउंट इक्वल है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन वो भी इक्वल है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो लोन के EMIs हम डिपॉजिट कर रहे हैं ये भी एनवीटी ही है, ये भी आपके पास एनवीटी है। आप सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, या आप में से जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे, हम कोई चीज क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर देता है कि आप हर मंथ इसको EMIs में पे करो। तो वहां पे अगर हम देखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट भी इक्वल होता है, तो क्रेडिट कार्ड का जो EMI होता है वो भी आपका एनवीटी ही है। तो इस सारी आपकी एनवीटी की डेफिनेशन में आ जाते हैं।
तो इन शॉर्ट एनवीटी मतलब कोई भी ऐसा सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जहां पे आप जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इक्वल है और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आपके पास इक्वल है। ठीक है, आप ये चीज समझ गए। अब हमारे पास जो एनवीटीज होती है वो दो टाइप की होती है। हमारे पास जो एनवीटी होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है रेगुलर एनवीटी या इसको सर्टन एनवीटी बोलते हैं, सर्टन भी बोलते हैं, ये कम यूज होता है, ज्यादा रेगुलर वर्ड यूज होता है। और एक होता है इमीडिएट या एनवीटी ड्यू भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एनवीटी आप ऑलरेडी समझ गए कि इक्वल पेमेंट्स इक्वल फ्रीक्वेंसी पे। अब हमारे पास जो एनवीटी होती है दो टाइप की होती है, एक रेगुलर एनवीटी और एक इमीडिएट एनवीटी। ज्यादा जो यूजेज में होती है वो रेगुलर एनवीटी ही होती है। एनवीटी ड्यू का कांसेप्ट कभी कभार आता है, कुछ एक केसेस में ये यूज होता है, लेकिन जो मेन यूजेज है वो एनवीटी रेगुलर का ही है। क्या फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि आप ये जो पहला कैश फ्लो जाएगा, जो फर्स्ट कैश फ्लो जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट कैश फ्लो जाएगा वो फर्स्ट कैश फ्लो कब जाएगा, तो वो फर्स्ट कैश फ्लो डिटरमाइन करेगा कि क्या ये एनवीटी सर्टन है, एनवीटी रेगुलर है, या एनवीटी इमीडिएट या एनवीटी ड्यू है। ठीक है, सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया 1 जनवरी 2001 को। सपोज हमने बैंक से एक लोन लिया 5 लाख रुपए का और बैंक ने हमें कहा कि आप हर महीने 20-20 हजार रुपए इसके डिपॉजिट कर लीजिए। जो उन्होंने ईएमआई कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे आप 20,000 रुपए इसके डिपॉजिट कीजिए, से फॉर एन पीरियड्स। ठीक है, तो अब अगर हम कायदे से देखें, अगर हम नॉर्मली देखें, आइडियली देखें, तो 5 लाख रुपए आपको 1 जनवरी 2001 को ही मिला। यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2001 पे 5 लाख रुपए मिले। तो नॉर्मली आपको बैंक जो बोलेगा पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कब ड्यू होगी, आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 1 फरवरी 2001 को, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 मार्च 2001 एंड सो ऑन। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया एनवीटी का, आपको जो पहला 20,000 रुपए गया, वो आपका गया एंड ऑफ द पीरियड पे। यानी हमारी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी 1 साल की है, तो 1 साल के एंड में आपने अपना पहला जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे इनकर किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो अपना कैश फ्लो है वो कहाँ पे फर्स्ट कैश फ्लो किया, एट द एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी पीरियड। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोज आपने आज ईएमआई पे कोई चीज परचेज की, आपने से ईएमआई पे आपका फोन परचेज किया। सपोज हमने फोन परचेज किया 1 लाख का और हमें बोला गया कि ये आपने ईएमआई पे करना है। तो फोन मैंने आज परचेज किया, तो अगर मैं अपना पहला इंस्टॉलमेंट 1 महीने के बाद, यानी अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट मंथली है तो 1 महीने के बाद पे कर रहा हूं अपना फर्स्ट ईएमआई, तो ये चीज मेरे पास जो होती है इसको हम बोलते हैं एनवीटी रेगुलर। और उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, जितने इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरी पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली है, मेरी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी मंथली है, और जो मैं अपना पहला कैश फ्लो है वो मंथ के एंड पे कर रहा हूँ। अगर मैं अपना पहला कैश फ्लो मंथ के एंड पे, आज मेरे पास जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट है उसके एंड पे कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आ जाती है एनवीटी रेगुलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और यही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, यही अगर मैं ऐसा केस लूं, एक और केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक के पास गया और मैं आरडी करना चाहता हूँ, रेकरिंग डिपॉजिट करना चाहता हूँ, और बैंक ने मुझे कहा आज सपोज है 1 जनवरी 2021, मैं 1 जनवरी 2021 को बैंक के पास गया और मैंने बैंक से कहा कि मैं आपके पास आरडी करना चाहता हूँ, आपके पास रेकरिंग डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप हर महीने की फर्स्ट को 3-3 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। हमारी आरडी जो है 3-3 हजार रुपए की और पेमेंट की फ्रीक्वेंसी मंथली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि आज 1 जनवरी है, क्या मैं अपना जो पहला कैश फ्लो है मैं आज ही करूं या 1 फरवरी 2021 को करूं। और अगर मैंने अपना पहला कैश फ्लो इमीडिएट किया, यही पे किया, तो इसी को हम बोलते हैं एनवीटी ड्यू या एनवीटी इमीडिएट। इमीडिएट क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो इमीडिएटली आपने करना है। इस केस में अगर मैंने अपना पहला 3,000 रुपए इधर डिपॉजिट किया
तो फिर ये एनवीटी बन जाएगी एनवीटी ड्यू या एनवीटी इमीडिएट। और अगर मैंने ये बैंक से बात हो गई मेरी, लेकिन मैंने इस डेट पे पैसा जमा नहीं किया, मैं अगले महीने की फर्स्ट को यहां से पैसा जमा करवाने आ गया, बाद में तो एनवीटी रेगुलर रहेगी, यहां से करवाने आ गया, तो इस चीज को हम बोलते हैं एनवीटी रेगुलर। तो आप समझ गए, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मेरी जो पहली पेमेंट है वो जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी के एंड पे हो रही है तो एनवीटी रेगुलर है, और अगर वो बिगिनिंग में हो रही है तो एनवीटी इमीडिएट या एनवीटी ड्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एनवीटी रेगुलर और एनवीटी इमीडिएट का कॉन्सेप्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ा? हमने कॉन्सेप्ट्स ये पढ़े कि एनवीटी हमारे पास कोई भी ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है जिसमें आपकी पेमेंट का अमाउंट इक्वल हो और पे करने की फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पीरियड पे आप पे करें वो भी इक्वल हो। जब आपके पास दोनों चीजें इक्वल हो जाती है तब आप उसको एनवीटी कह सकते हैं। अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो आपके पास एनवीटी क्लासिफाई नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि आपके पास जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, सपोज 1 साल, 1 महीना, 6 महीना, जो भी आपके पास पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उस पीरियड के बिगिनिंग में पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं या पहला पेमेंट देते हैं तो एनवीटी ड्यू या इमीडिएट हो गई, नाम से ही पता चलता है। और अगर आप एंड में देते हैं तो एनवीटी रेगुलर हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए। तो ये दो टाइप्स ऑफ एनवीटी पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज दोनों का जो फिर कैलकुलेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम एनवीटी, ठीक है, हमने कहा था कि हम एनवीटी जो है उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू होता है किसी फ्यूचर में किसी अपॉइंटेड डेट पे मेरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। एक सिंगल कैश फ्लो के केस में तो हमने बड़ी आसानी से निकाला। हमने ये पढ़ा कि अगर यहाँ पे मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, वही एग्जाम्पल 3 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि एनवीटी है नहीं, ये कैश फ्लो है, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट जस्ट एक बार की है, बिगिनिंग में की है, इसका मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ये होता है कैश फ्लो। अगर मैं एक कैश फ्लो 1000 रुपए मेरे पास है और ये मुझे फैच कर रहा है 7%, तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो हमने सीखा है, 1 + RN। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1000, 1.07, मुझे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1.07 को मैं 3 बार करता हूं तो मेरे पास आ गया 1225 रुपए। ठीक है, तो ये मेरे पास इस 1000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू आ गई एक सिंगल कैश फ्लो की। ऐसे ही अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन रेगुलरली कर रहा हूं किसी फ्रीक्वेंसी पे, तो उस पूरे मेरे एनवीटी की यानी पूरी सीरीज ऑफ पेमेंट की क्या फ्यूचर वैल्यू होगी, यानी किसी अपॉइंटेड डेट पे उसकी क्या वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी। यानी जो मैं सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहा हूं, अगर मुझे ये निकालना है किसी फ्यूचर डेट पे इसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसको हम बोलते हैं एनवीटी। हम पहले इसको ब्रेकअप करके निकालते हैं और फिर हम इसको फॉर्मूला के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको करता हूं जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे करते हैं कि एक कैश फ्लो की वैल्यू निकालूं। मैं आपके साथ एक एनवीटी शेयर करता हूं। ठीक है, मैं कैसे एनवीटी शेयर करता हूं। एनवीटी मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया ईयर 1, ये मेरे पास आ गया ईयर 2, मेरे पास आ गया ईयर 3, मेरे पास आ गया ईयर 4। एनवीटी क्या है मेरे पास कि मैं ईयर 1 के एंड में, जब मैंने एंड में बोला तो मेरे पास ये एनवीटी रेगुलर आ गई, 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ। ईयर 1 के 2 में 1000 रुपए, ईयर 2 के एंड में 1000 रुपए, ईयर 3 के एंड में 1000 रुपए, ईयर 4 के एंड में 1000 रुपए। तो अगर उसको गौर से देखे तो मेरे पास 1000 रुपए की एनवीटी आ गई। एनवीटी रेगुलर का टाइप है, 4 साल की इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर है, और मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप मान लीजिए 8% है। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको सपोज बोलूं कि यहाँ पे यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी। बाय डेफिनेशन मैं आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं आपसे इस एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा हूँ। मैं पहले बोला कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सीरीज ऑफ पेमेंट्स या पेमेंट किसी अपॉइंटेड डेट पे, किसी फ्यूचर डेट पे कितनी वर्थ की होगी। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये जो 1000 रुपए है, मैंने 1000 रुपए जो है जो यहाँ इन्वेस्ट किए, यहाँ इन्वेस्ट किए, यहाँ इन्वेस्ट किए, यहाँ इन्वेस्ट किए, टोटल मेरे पास इस डेट पे यानी इस 4th ईयर के एंड पे कितनी वैल्यू होगी। तो इसी चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर, यानी इस एनवीटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू। पहले हम फॉर्मूलाज को छोड़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फॉर्मूला इसकी नहीं होती तो हम उसको कैसे निकालते हैं।
हम कैसे निकालते हैं? हम इसको ईयर बाय ईयर देखेंगे। यहाँ पे है टाइम 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी ड्यू नहीं है, एन्युटी रेगुलर है, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया है। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गया, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गया। तो अगर मैं देखूं क्या ईयर वन में मेरे पास जो है कोई इंटरेस्ट आएगा? ईयर 1% इंटरेस्ट अमाउंट होगा 0, बिकॉज मेरे पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी, ठीक है। फिर अगर मैं ईयर 2 पे देख रहे हैं, यहाँ से ईयर 2 स्टार्ट हो रहा है, ईयर 1 एंड हो गया, ईयर 1 का बिगनिंग यहाँ से, तो मेरे पास जो 1000 रुपीज है, ये मेरे पास ये जो कैश फ्लो है, ये कितने टाइम के लिए मेरे पास इन्वेस्टेड रहा? अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास है 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो मेरे पास जो ये पहला 1000 रुपीज है, ये मेरे पास इन्वेस्टेड रहा 3 साल। तो इस सिंगल कैश फ्लो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं अपना फॉर्मूला यूज करके, 1000 1 प्लस आर और 3, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, बस आप मान लीजिए ये हो गया 1000 1.08 रेज पावर 3, यानी इस 1000 रुपीज की जो वैल्यू मेरे पास होगी वो होगी 1000, और 1000 की अगर मैं अमाउंट निकालूं 8% पे 3 साल बाद, ये इस कैश फ्लो की वैल्यू हो गई। इसके बाद ये कैश फ्लो आपका सॉल्व हो गया। अब अगर मैं आऊं अपने दूसरे कैश फ्लो पे, इसकी तरफ, ये मेरे पास ये जो कैश है 1000 रुपीज, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा? आप देख सकते हैं 1 साल और 2 साल, मेरे पास 2 साल इन्वेस्टेड रहा। तो इस कैश फ्लो की मेरे पास क्या वैल्यू होगी? 1000, इसको मैं बिगिनिंग लिख देता हूं तो कंफ्यूज ना हो, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 और बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 यानी Y2 जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे Y3 के बिगिनिंग में मैंने 1000 रुपए जो इन्वेस्ट किए, मेरे पास 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस R2, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1000 1.082, ठीक है। और अब अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में आऊं तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है, और ये मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरे पास कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगा? एक सेकंड, इसको दूसरे ऐसे करता हूं ताकि आप बेटर समझ पाए। तो मेरे पास जो ये 1000 रुपए है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा? 1 साल के लिए। तो कुल मिला के मैंने 4 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ओके, कुल मिला के मैंने 4 इन्वेस्टमेंट्स किए, 1000 1000 1000 1000, ठीक है। तो पहला 1000 जो मेरे पास है वो 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, दूसरा 1000 मेरे लिए 2 साल के इन्वेस्टेड रहा, और जो ये वाला 1000 है तीसरा, जो मैंने ईयर 4 के बिगिनिंग में या ईयर 3 के एंड में इन्वेस्ट की, मेरे पास 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो अगर इसको देखूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 1000 1 प्लस R1 इज इक्वल टू 1000 1.08, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई। उसके बाद मैं देखूं बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 या ईयर 4 के एंड में, अगर मैं देखूं, मैंने ईयर 4 के एंड में मैंने Y4 के एंड में मैंने इन्वेस्ट किया है। अब अगर मैं Y4 के एंड में भी देखूं, एंड ऑफ Y4 मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, जो मेरा लास्ट कंट्रीब्यूशन, मैंने 4 बार पेमेंट की, वो लास्ट कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इसमें अगर हम देखें, ये जो 1000 रुपए एंड का, ये मेरे पास इन्वेस्टेड किसी पीरियड के लिए नहीं रहा, बिकॉज यहाँ मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ मेरी एन्युटी की वैल्यू भी निकालनी है, यहीं पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस 1000 पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस R0, ऐसे जरूरत नहीं है, 1000 ही निकलेगा। तो मेरे पास 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहां पे इस पॉइंट X पे मेरे पास मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। मेरे पास जो पहला 1000 रुपए है, उसकी वैल्यू है 1000 1.083। इसको मैं कैलकुलेट करूं
उसकी आज वैल्यू होगी 1 2, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं 60। अगर मैं दूसरा 1000 देखूं उसकी मेरे पास क्या वैल्यू होगी, 1166। अगर मैं तीसरा 1000 देखूं मेरे पास क्या वैल्यू होगी, 1000 × 1.08 1080। और अगर मैं लास्ट का 1000 मेरे पास वैल्यू होगी 1000 पे वैल्यू होगी। तो अगर मैं इन चारों का सम करूंगा तो मेरे पास जो है इस एनवीटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इस एनवीटी की आ गई वैल्यू 4506। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया, इसी के जरिए हम इसकी फॉर्मूला भी अराइव करेंगे। पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि इसमें एनवीटी रेगुलर में क्या होता है। एनवीटी रेगुलर में जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो आपका, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट है यहाँ पे ईयरली है, उसके एंड पे होता है। तो ये पहला पेमेंट हो गया, ये दूसरा पेमेंट हो गया, तीसरा और चौथा पेमेंट। तो जो आपके पास पहला पेमेंट है उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो n-1 पीरियड के लिए मिलता है, बिकॉज आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ईयर के एंड पे करते हो। यहाँ मेरे पास जो n था 4 साल का टाइम था, इन्वेस्टमेंट में 4 साल का टाइम था। जब मैंने पहली पेमेंट पीरियड के एंड पे की तो मुझे पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे इन्वेस्टमेंट मुझे 2 साल का इस पे मुझे 2 साल का मिलेगा, और तीसरे मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जो मेरा चौथा से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मेरे पास उसी डेट पे इन्वेस्ट होता है जिस डेट पे मुझे इस एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ऐसा करके जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये 4506 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हम इस चीज को मेरे पास ये एनवीटी 4 साल की तो मैं इसको कर पाया, लेकिन मेरे पास अगर यही एनवीटी 10 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की हो, जैसे कि रियल लाइफ में होती है 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो इसके लिए मुझे मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूला में डालूं तो मेरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। हम ये फॉर्मूला किस चीज का निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन रेगुलर एनवीटी, कि एनवीटी मेरे पास रेगुलर है और मुझे इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अगर मैं इस चीज को फॉर्मूला में डालूं, इस चीज को फॉर्मूला में डालूं तो मुझे फॉर्मूला भी निकल आएगा। मेरे पास क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी। जब मैंने एनवीटी बोला तो आप समझ जाए कि एनवीटी रेगुलर ही है, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा। जब ड्यू होगी तो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा। एक जहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ए है, ए मान लीजिए, जो मुझे इंटरेस्ट का रेट मिल रहा है आर मिल रहा है, और टाइम जिसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं वो सपोज एन मिल रहा है, इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसे होगी आपको पता ही है। जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ए, उस पे आपको मिलेगा 1 प्लस आर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितने टाइम के लिए उसमें से एक कम, बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि पहली इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड पे होती है। ठीक है, ऐसे करेंगे। दूसरा जो है मेरे पास, उसमें जो टाइम है उसमें 2 साल कम, और ऐसे कर 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 करके मेरे पास जो है जो लास्ट है वो 0 आ जाएगा, यानी वो इक्वलेंट टू ए ही आ जाएगा बेसिकली। लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो ए मेरा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इन सारे जो सीरीज है इसमें मेरे पास ए जो है कॉमन है, तो मैं इस ए को कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस आर n-1 प्लस 1 प्लस आर n-2, और ऐसा 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 कर करके ये मेरे पास 1 प्लस आर तक आ जाएगा, ये जो मेरे पास n टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है। तो जब मैं इसको अंदर देखूं तो मेरे पास ये एक प्रोग्रेशन आ रही है जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हर टर्म का जो डिवीजन होता है वो सेम होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हर नेक्स्ट टर्म मुझे कैसे निकल रही है, मैं जब 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जर्नी ले लिया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया। तो मेरे पास जो पहला इंटरेस्ट है, पहला इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपए का, मेरे पास जो पहला 1000 रुपए का है उस पर मुझे इंटरेस्ट 3 साल के लिए मिल रहा है, फिर 2 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, उसके बाद 1 साल के लिए, और उसके बाद 0 साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके जब मैं इनको सम करूंगा 1000 1 प्लस R3 1 प्लस R2 1 प्लस R1, और मेरा इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
तो जब हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है अपना, जब हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना हो, तो वो सोल्यूशन हम वहां के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, बिकॉज वहां हमें वो सोल्यूशन पढ़ना है, और उसपे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम कैसे सोल्यूशन अराइव करेंगे। अभी यहाँ के लिए उस चीज की को जो अराइव करना है वो छोड़ देते हैं, हम सीधे इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो जब मैं इसको कंक्लूड करूं, अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है ही ए, ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस आर एन, जो कि मेरा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है, इसको आप नोट करिए, ये मेरे पास जो फॉर्मूला है, ये मेरे पास किसी भी एनवीटी का अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, हमारे पास जो एनवीटी रेगुलर हो, उसका ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाता है, ठीक है। और इसका जो यहां से कैलकुलेशन है फर्दर, वो हम तब समझ पाएंगे जब हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कर ली हो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होती है, हमारे पास ऐसी एक सीरीज होती है जिसमें हर नेक्स्ट सम का आपस में डिवीजन इक्वल होता है। यहाँ पे भी अगर हम गौर से देखिए, तो अगर मैं इन टर्म्स को आपस में डिवाइड करूं, तो हर नेक्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 प्लस आर बन जाता है। तो ये मेरे पास इस चीज की वैल्यू आ गई, किसी फ्यूचर वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मेरे पास कोई भी एनवीटी है एन टाइम के लिए आर रेट पे, ठीक है, और जब मेरे पास वो एनवीटी रेगुलर हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। अब अगर मेरे पास ये एनवीटी ड्यू हो, एनवीटी इमीडिएट हो, मेरे पास अगर एनवीटी ड्यू हो, तो मैं समझने की कोशिश करूँ कि मेरे फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ेगा। उससे पहले मैं ये समझता मेरी कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं इसी एग्जांपल को फिर से लेके चलता हूं। मेरे पास, मैंने कहा कि यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया एनवीटी रेगुलर के केस में। अब एनवीटी ड्यू के केस में क्या होगा, एनवीटी ड्यू के केस में ये होगा कि पहला 1000 इधर जाएगा, दूसरा 1000 इधर जाएगा, तीसरा 1000 इधर जाएगा, चौथा 1000 इधर जाएगा, और लास्ट का जो 1000 है वो यहां नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार ही इन्वेस्ट करना है। तो अब अगर मैं डिफरेंस समझने की कोशिश करूं, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करूं, तो मैंने पहले ही कहा था कि इस पे मुझे जो इंटरेस्ट है वो 3 साल के लिए मिलेगा, 3 इयर्स के लिए मिलेगा। इस पे जो इंटरेस्ट है वो 2 इयर्स के लिए मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट 1 साल के लिए मिलेगा, और लास्ट वाले पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि इसमें अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे जो पहला ही इंस्टॉलमेंट मेरे पास, इस पे इंटरेस्ट मुझे 4 साल के लिए मिलेगा, पूरे पीरियड के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है उसके लिए 3 साल के लिए मिलेगा, तो वो ये इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस इंस्टॉलमेंट पे 2 साल के लिए मिलेगा, यहाँ मुझे 2 साल के लिए मिलेगा, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें मुझे 1 साल का मिलेगा, यहाँ मुझे 1 साल का मिलेगा, ठीक है, यहाँ मुझे 1 साल का मिलेगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनवीटी ड्यू जो है और एनवीटी रेगुलर के केस में जो डिफरेंस है वो जस्ट पहले इंस्टॉलमेंट का है, जस्ट पहले, कि मेरे पास जो पहला इंस्टॉलमेंट है उस पे मुझे पूरे टाइम का इंस्टॉलमेंट पे पूरे टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे मुझे जो इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट है उस पे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पीरियड के एंड में है। ये हमने पहले से ये चीज पढ़ी है कि एनवीटी रेगुलर के केस में आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पीरियड के एंड पे जाता है, तो जब एंड पे जाता है तो इस केस में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जबकि नीचे वाले केस में आपको जो पहला ही इंस्टॉलमेंट उस पे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब अगर मैं ऐसी कोई एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहूं, एनवीटी ड्यू हो और उस पर एफई निकालना चाहूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास जो एनवीटी रेगुलर है उसी की फॉर्मूला यूज करनी है, और उसमें मुझे एक इंटरेस्ट और जोड़ना है, उसमें मुझे एक इंटरेस्ट एडिशन और करना है। मेरे पास क्या फॉर्मूला थी, हमने पढ़ा हुआ है, अमाउंट, ठीक है, 1 प्लस आर एन -1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गई। तो इसी फॉर्मूला में जो मेरे पास आएगा एनवीटी रेगुलर की तरह मैं इसको सॉल्व किया, उसमें मैं एक जो है उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो और जोड़ देता हूँ, 1 प्लस आर का मतलब उसमें एक इंटरेस्ट और जोड़ देता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये एनवीटी ऐसे ट्रीट की जाएगी जैसे ये मेरे पास एनवीटी रेगुलर थी और उसमें एक इंटरेस्ट और जोड़ दिया। तो जब एक इंटरेस्ट और जोड़ देते हैं तो मेरे पास एनवीटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू आ जाता है, एफ वी ऑफ एनवीटी ड्यू।
ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरफ जो जाना चाहूं, हाँ जी, इधर जाना चाहूं, तो मैंने ये जो एनवीटी बनाई थी, मैंने ये एनवीटी कौन सी बनाई थी, एनवीटी रेगुलर। अब इसको अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि एनवीटी ड्यू है, तो उसका क्या मतलब है, ये 1000 रुपए इधर इन्वेस्ट नहीं होगा, ये 1000 रुपए इधर इन्वेस्ट नहीं होगा, ये 1000 रुपए इधर इन्वेस्ट नहीं होगा, ये 1000 रुपए आपका यहां इन्वेस्ट हो जाएगा, इधर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूं कि अब इसका वैल्यू निकाल लूं, अब मैं अब इसका वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है 4506, मैं इसको एक इंटरेस्ट फैक्टर और जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 4866। तो मेरे पास अगर ये एनवीटी रेगुलर ना हो, एनवीटी ड्यू होती, तो ये 4866 मेरे पास आ जाता। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसकी कैलकुलेशन ये तो फॉर्मूला से हो गई, मैथमेटिकली करना चाहे तो कैसे करेंगे, आपके पास ये 1000 रुपए जो है एंड का इन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इन्वेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है 1000 रुपए है, ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, ये काट लीजिए 1000 रुपए, बाकी आपका ठीक रहेगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन बिगिनिंग में जो आपने इन्वेस्ट किया है इस पे आपको 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, 1,001.08 रेज पावर 4। अगर मैं इसको करना चाहूं, तो मेरे बन गए 1360 रुपए। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ूं, ये 1000 रुपए कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास सेम वैल्यू आ जाना चाहिए, ये मेरे पास सेम 4866 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि एनवीटी रेगुलर और एनवीटी ड्यू में डिफरेंस क्या है। पहला ईएमआई कब पे होगा, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि एनवीटी रेगुलर है या एनवीटी ड्यू है। और अगर तो ये एनवीटी रेगुलर है, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी किया हमने, और हमने ऐसे फॉर्मूला से भी किया। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, A1+RN-1 डिवाइडेड बाय R, और अगर एनवीटी ड्यू हुई तो उसमें एक इंटरेस्ट आपने और जोड़ना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ गई, और अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की ओर। हम बुक में देखते हैं कि इंस्टीट्यूट इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, एक तो वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको इस चैप्टर में से थोड़ा सा होमवर्क रखता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, ये आप अगर गो थ्रू करें तो आपके लिए अच्छा होगा, इसमें वैसे वही बात है जो हमने डिस्कस करी हुई है। हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, यू इन्वेस्ट ₹3000, हमने इन्वेस्ट किए हैं 3000 रुपए इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम। आपसे ये कहा जाए कि हमने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2 साल के लिए, तो अगर आप गौर से देखिए तो एनवीटी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन पूछ रहा है। और फ्यूचर वैल्यू किस चीज का, एक सिंगल कैश फ्लो का, एक सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि बार बार एनवीटी की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन। 3000 इन्वेस्ट किए हैं 2 साल के लिए, इन्वेस्टमेंट हमें दे रही है 12%, तो हम उसको करना चाहे कि 3000 इन्वेस्ट किए हैं 2 साल के लिए, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। इसको अगर हम करना चाहे तो मेरे पास इस सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। तो इट इज एज गुड एज कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वैसा ही है जैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे, हम एक सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू अराइव करते हैं कि आज से 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मेरे पास 3763 रुपीज आ रही है। यानी इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी 2 साल बाद वो इतनी होगी। ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3000 इन्वेस्ट किया, 12% रिटर्न पहले साल, दूसरे साल, तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है 2 साल बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो वैल्यू है 3760 है। फ्यूचर वैल्यू चीज यही होती है कि किसी फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आज से 2 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पे बैठ के मैं यहाँ की वैल्यू उसकी कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो सिंगल था, हमने एन्युटी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने सिंपली इसको कंपाउंडिंग करके इसका एफई ले आए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरी जो है find the future value of an annuity of ₹500 made annually for 7 years at interest rate of so and so given that ये फैक्टर इसके बराबर।
मैंने आपको ये चीज बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे आपको क्वेश्चन ये ना स्पेसिफाई करे कि एनविटी रेगुलर है या एनविटी ड्यू है, तो आप रेगुलर लेके चलेंगे। जब तक आपको ड्यू होगा तो ड्यू के बारे में बताया जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो मैक्सिमम एनविटीज मिलती है वो एनविटीज रेगुलर ही होती है। ड्यू एनविटीज आपको बहुत कम मिलती है। तो लॉजिकली भी और प्रिजम्पशन भी यही है कि हम एनविटी को एनविटी रेगुलर माने जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई ना करे। 26 एग्जाम्पल में क्या है कि एफ निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ निकालना है आपको, 500 रुपए हम एनुअली पे कर रहे हैं, एनुअली पे कर रहे हैं, 7 साल के लिए इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी किस चीज के बराबर होता है, मैंने बताया आपको कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस आर एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आर। अब हम इस चीज को करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 रुपए, इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 रुपए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14% की रेट पे 7 साल के लिए, 14% की रेट पे 7 साल के लिए, -1 फॉर्मूला का और डिवाइडेड बाय 0.14। जहां पे भी रेट आ रहा है, रेट आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 है, ये हम पहले दिन से करते आ रहे हैं कि रेट आपकी डिवाइडेड बाय 100 है। तो अब इस चीज को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 1.14 दिया गया है, 2.5032 दिया हुआ है, -1 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 500। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इस एनविटी का फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। अरे हमारे पास ये आया 5365 एंड आई होप यही हमारा आंसर है 5365। ठीक है, तो आपने सिंपल इसमें एनविटी का फॉर्मूला यूज करके इसका फ्यूचर वैल्यू आपने अराइव किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ हो और आपको ए कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका सोल्यूशन आ जाएगा तो उसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो आपको EMI आ जाएगा। कभी आपसे ऐसा बोला जाएगा कि किसी एनविटी, सपोज कोई एनविटी है, इसका फ्यूचर वैल्यू सपोज 1 लाख रुपए है इस रेट पे और इस टाइम के लिए, तो आप बताइए कि कितना इसका मंथली जो पेमेंट है वो होगा, या कितना इसका मंथली ये होगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपल इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में इसमें आपने जो क्वेश्चन में पहचानने की बात है, जहां पे आपने माइंड अप्लाई करना, वो ये है कि ये क्वेश्चन मेरे पास फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है। अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस नहीं किया तो इसको क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपसे आज की डेट में आप इस पॉइंट पे खड़े हो और यहाँ पे आपसे पॉइंट वाई के बारे में बोला जा रहा है कि इस डेट पे आप इसकी वैल्यू निकालो, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, एफई का क्वेश्चन है। और अगर आपको पैसा आज दिया जा रहा है, आपको जो है आज दिया जा रहा है, आपको बोल रहा है कि आप आज की वैल्यू निकालो, तब ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट वैल्यू का है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यही बताएगी कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको आज की डेट में यहां बैठ के फ्यूचर की कोई डेट की वैल्यू ढूंढने के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। और अगर हमारे पास फ्यूचर ईएमआई दिए है, फ्यूचर ईएमआई दिए है और क्वेश्चन बोल रहा है कि आज इसकी वर्थ क्या है, तो आपसे प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चंस को अगर फिर से देखें तो आप ये चीज शायद समझ पाए। यहाँ पे आप देखिए जो कैश फ्लो का क्वेश्चन था, क्या लिखा था इसमें कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो 3000, 2 साल के लिए आप फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन आपसे क्लियरली क्या मांग रहा था कि आज अगर आपने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आज से 2 साल बाद आप इसकी वैल्यू निकालो। तो ये क्वेश्चन आपका फ्यूचर वैल्यू का हो गया। ठीक है, हमने एनविटी का क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये आपसे बोल रहा है ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मंथ के एंड पे, यहाँ पे ये बात है मंथ के एंड पे, और इंटरेस्ट आपको 6% मिल रहा है, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है। आप समझ गए होंगे कि इसमें कन्वर्जन पीरियड का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया। हमें 10वीं पेमेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी है, 10th पेमेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी आफ्टर 10th पेमेंट, 10 पेमेंट के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, आपको एक फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो जब ये बोल ही रहा है क्वेश्चन की 10वीं पेमेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन मांग रहा है। एनविटी कैसे एनविटी को बना लेते, एनविटी ऐसे है कि 200 रुपए, 200 रुपए आपको इन्वेस्ट करवा रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बोल रहा है 6% पर मंथ कंपाउंडेड मंथली। आपका पर ईयर जो इंटरेस्ट है 6% है, लेकिन कंपाउंडिंग आपकी मंथली हो रही है, तो हर कन्वर्जन पीरियड का रेट आपके पास आएगा 0.5%।
ठीक है, वो आपको पता ही है 0.5%, 200 रुपए हर मंथ के एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हमने इसको एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, तो ये एनवीटी रेगुलर हो गई, एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और हमें 10 इंस्टॉलमेंट के बाद, यानी 10 किस्तों के बाद हमें इसका, अगर मैं 10 इंस्टॉलमेंट ले लूं तो 10 इंस्टॉलमेंट मुझे इसका निकालना है वैल्यू यहाँ पे। तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन हमारे पास है। मैं सिंपली फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला पुट करूं तो कैसे करूंगा, 200 1 प्लस आर, बिकॉज मेरे पास रेट अब 5% आ गया कंट्रीब्यूटिव पीरियड का, कितने टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 बार, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेट। तो ये मेरे पास को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में ये जो बड़े फैक्टर्स है ये दिए गए होंगे, कैलकुलेटर पे भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको दिए होंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है 1.0511, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1.0511 डालूं तो मेरा ये सोल्यूशन आ जाना चाहिए। 1.0511 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.005 इंटू अगर मैं करूँ 200 तो मेरा आ रहा है 2044। तो ये यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू आ गई। लॉजिकली भी देख ले, 210 बार इन्वेस्ट हुआ है तो 2000 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही है, 44 रुपीज मुझे इसमें इंटरेस्ट मिला है। 200 मेरे पास 10 बार इन्वेस्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं 200 इंटू 10 मेरे पास 2000 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट की ही वैल्यू है, और एडिशनल जो अमाउंट आ रहा है वो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है। ये हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास एन्युटी ड्यू होती है तो हमें इसमें एक इंटरेस्ट और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले बार ही होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमारे फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप जो आज होमवर्क करेंगे वो आप आज फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चंस करेंगे, आपने बस फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चंस करने हैं। कल हम प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्कस करेंगे और कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें 4C और 4D में क्वेश्चंस मिक्स है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से क्वेश्चंस फ्यूचर वैल्यू के हैं, आप उनको आज सॉल्व करके चलेंगे। कोई इश्यू होगा तो आप मेरी नोटिस में लाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा आप सॉल्व कर पाएंगे आज की डिस्कशन की बेसिस पे। आप जो है 4C में से आप आप 4C में से आपको होमवर्क नोट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे होमवर्क नोट करवा देता हूँ। तो आप जो होंगे वो 4C में से आप आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 9 और 11। ये सारे क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन है, या तो सिंगल कैश फ्लो के या एनवीटी के। तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप ये नोटिस में लाएंगे। कल के लिए हम हमारे पास जो बचा है इस चैप्टर में वो बचा है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर, और ये करके हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा कल कंप्लीट। आई होप आप कल होमवर्क करके आएंगे और मुझे एटलीस्ट बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहे, खैरियत से रहे। अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।